हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर। यहाँ पे देखिए, ये आपका जो पेपर आपके सामने दिख रहा है, ये बिहार प्रवक्ता का पेपर है। और इसमें टोटल हम लोग जो ज्योग्राफी के क्वेश्चन आए थे उसको सॉल्व करेंगे। एक्चुअली उसमें जीएस भी पूछा जाता है, हिंदी भी रहता है और इंग्लिश भी रहता है, बट वो क्वालिफाइंग नेचर का रहता है। जो मेरिट आपकी बनती है वो जीएस और ये आपका सब्जेक्ट मिला के मेरिट बनाई जाती है। तो यहाँ पे आपका 71 से लेके हम लोग प्रश्न देखेंगे। टोटल ऑलमोस्ट जो है 80 प्रश्न आपको यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है ना। और सभी जो प्रश्न है वो ऑफिशियल आंसर की से देखेंगे। इसके अलावा इसमें हम लोग बात करेंगे कट ऑफ कितनी पॉसिबल है, क्योंकि देखिए जब सॉल्व कर लिया जाएगा और उसके बाद अपने आप एक आइडिया मिल जाता है कि भाई एवरेज जो होगा वो कितना होगा। तो जनरली एवरेज के आसपास ही कट ऑफ होती है, ठीक है, क्योंकि जो हाईएस्ट और लोवेस्ट हैं उनसे कोई लेना देना नहीं रहता। वो बहुत मिनिमम लोग रहते हैं, बहुत कम लोग रहते हैं, ठीक है। तो कट ऑफ की हम लोग बात करें, जैसा आपने यूजीसी नेट का देखा था इस बार का कट ऑफ, ठीक। और उसको एनालिसिस करेंगे, एनालाइज भी उसका करेंगे, सारे पेपर्स को, फर्स्ट पेपर और ज्योग्राफी दोनों को। तो पहले आप पीजीटी ये TRE 3 का पेपर है, आई थिंक, हाँ TRE 3 का है। और ये उसकी वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा, BPSC के। कहाँ पे मिल जाएगा? BPSC की। इसका PDF मैं आपको टेलीग्राम चैनल में दे दूंगा। जो आपका टेलीग्राम चैनल कौन सा है? ऑनलाइन GS बाय दिवाकर, ठीक है। यहाँ पे आपको क्विजेज भी मिलते रहते हैं, PDF भी मिलती है। तो सारी सुविधाएं यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। जो भी अपडेटेड न्यूज़ होगी वो भी मिल जाएगी। तो यहाँ हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, वह प्रक्रिया क्या है जिसके द्वारा मिट्टी के कण हवा या पानी द्वारा क्या होते हैं? स्थानांतरित हो जाते हैं। व्हाट इज़ द प्रोसेस बाय विच ऑफ सॉयल पार्टिकल्स आर मूव्ड बाय विंड आर वाटर। तो जब मिट्टी के कण जो है हवा या पानी के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो ये किस वजह से इसमें होता है? इसमें दिया इरोजन, अब्रेजन, कोरेजन। तो मेन चीज़ होता है इरोजन। ये कटाव जो दिया हिंदी ने, ये आपका यहाँ पे क्या होना चाहिए था? अपरदन प्रक्रिया के फलस्वरूप होता है, ठीक है ना, अपरदन। तो 71 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दूसरा देखिए, यहाँ पे देखते हैं, देखिए सेकंड नंबर दिया, नदी के मुहाने पर तलछट के जमाव से, यहाँ पे इंग्लिश वाला हो गया, ये हिंदी हो गया। नदी के मुहाने पर तलछट के जमाव से किस प्रकार की भू आकृतियों का निर्माण होता है? जो रिवर है, ठीक है, यहाँ पे जैसे समुद्र से मिलती है उसके मुहाने पे तलछट का जमाव, मतलब कि जो इनके अवसादों का जमाव होगा, तो उससे किस चीज़ का निर्माण होगा? तो आप जानते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? डेल्टा बोलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आइए। ये आपका इंग्लिश वाला हो गया 73, हिंदी का हो गया 73। किस बायोम की विशेषता है कि कम टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर लो होगा, परमाफ्रॉस्ट और सीमित वनस्पति है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये ठंडे क्षेत्रों की ये बात करेगा। अब टुंड्रा है, रेगिस्तान है, सवाना है, ठीक है ना। तो इसमें करेक्ट क्या हो जाए? रेगिस्तान होगा नहीं, ये भी नहीं। तो टुंड्रा और टैगा दो रीजन्स होते हैं। तो नॉर्थ में केवल आपका टुंड्रा ही पाया जाता है। जो साइबेरिया वाला जो क्षेत्र होगा, ठीक है, वो आपका इस के अंतर्गत इंक्लूड करेंगे। तो करेक्ट आंसर आपका टुंड्रा रीजन हो जाएगा, ठीक है। चलिए 74 देखते हैं। यहाँ पे कौन सा शब्द उस प्रक्रिया का वर्णन करता है जिसके द्वारा ग्लेशियर से बर्फ टूटकर समुद्र में गिरती है? ठीक है ना, ग्लेशियर से बर्फ टूट के समुद्र में गिरती है। तो उसको कैल्विंग, आइसबॉक्स, मोरेन या फिर एक से अधिक क्या बोलेंगे उसको? ठीक है, 74 नंबर में। तो इसको क्या बोलते हैं? कैल्विंग बोलते हैं। जब आपका जो है ग्लेशियर से बर्फ़ टूटकर समुद्र में गिरती है। अब आपको लगेगा ये प्रश्न कहाँ से पूछा गया है? ये प्रश्न आपका पूछा गया जैसे NCERT जब आप देखेंगे, ठीक है, NCERT में लास्ट में जो शब्दकोश होते हैं, ग्लोसरी है, ठीक है, वहाँ से आप देखेंगे ये आपको मिल जाएगा। तो ज़्यादातर प्रश्न आपके NCERT से हैं, ठीक। जैसे टुंड्रा वाला था, ये भी NCERT का ही प्रश्न है। और NCERT की जो सीरीज चल रही थी उसको हम लोग कंटिन्यू आगे करेंगे। अभी 3 पार्ट उसके हुए हैं जो लक्ष्य सीरीज करके NCERT की थी, ठीक है, उसमें सारा कुछ आपको देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे 75। कौन सा शब्द किसी क्षेत्र में तापमान, वर्षा, अन्य मौसम परिवर्तन के दीर्घकालिक व्यवस्था का वर्णन करता है? अब देखिए यहाँ पे जितने प्रश्न ऑलमोस्ट ज़्यादातर जो मिल रहे हैं वो वही ग्लोसरी से ही पूछे गए हैं कि शब्दों का मतलब क्या होता है
और ये एनसीईआरटी के साथ साथ सभी सर का जो ज्योग्राफी की किताब है भौतिक भूगोल का स्वरूप, उसमें आप देखिएगा चैप्टर के लास्ट में ग्लोसरी उन्होंने मेंशन किया है, वहाँ भी आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, कौन सा शब्द किसी क्षेत्र में तापमान, रेनफॉल या मौसम संबंधित दीर्घकालिक व्यवस्थाओं का वर्णन करता है? तो दीर्घकालिक व्यवस्था यानी कि आपकी क्या होगी, क्लाइमेट। ठीक है ना। चलिए 76 में देखते हैं। यहाँ पर पृथ्वी के वायुमंडल में गर्मी को रोकने के लिए जिम्मेदार प्राथमिक ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? 76 कि पृथ्वी के वायुमंडल में गर्मी को रोकने के लिए जिम्मेदार जो प्राइमरी ग्रीन हाउस गैस है वो कौन सी है? ठीक है, तो प्राइमरी जो ग्रीन हाउस गैस है वो आपकी CO2 है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड है, जिसको आप बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग वाली। ठीक है ना। चलिए आगे आ जाते हैं। 76 हो गया। 77 देखिए, इंग्लिश हिंदी दोनों इसीलिए साथ साथ देखते हुए चल रहे हैं, जिनका इंग्लिश हो आप इंग्लिश देख लीजिए। चलिए, ये पेपर आपको टोटल वहाँ पे भी मिल जाएगा, इनकी साइट पे पड़ा हुआ है, वहीं से ही हमने डाउनलोड किया। ये सेट ई है। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। 77 भूमध्य रेखीय प्रशांत क्षेत्र में असामान्य रूप से गर्म ठंडी समुद्री तापमान की विशेषता वाली जो घटना होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ठीक है, उसको किस नाम से जाना जाता है? तो ये आपका एल नीनो, ला नीनो या एल नीनो मोडुइकी, तो ये आपका क्या होता है, एल नीनो होता है। ठीक है, प्रशांत क्षेत्र वो पेरू के तट वाला वही रीजन। 78 देखिए, कौन सा मुख्य कारक जो है, कौन सा कारक मुख्य रूप से किसी क्षेत्र के समस्थिति संतुलन को प्रभावित करता है, यानी कि जियोस्टेसी या आइसोस्टैटिक इक्विलिब्रियम को किसी क्षेत्र के कौन सा प्राइमरी एलिमेंट है जो प्रभावित करेगा? ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए आपका इरोजन डिप्लेशन है, डिपोजिशन है, टेक्टोनिक एक्टिविटी है, अर्थ रोटेशन है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? आपका जो टेक्टोनिक एक्टिविटी है इसके द्वारा क्या होता है कि आइसोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में क्या होता है, इन्फ्लुएंस होता है। ठीक है ना। तो विवर्तनिक मतलब जो प्लेटें एक दूसरे से खिसकेंगी या दूर जाएंगी। ठीक है ना, तो उससे क्या होगा, ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। 79 कौन सा सिद्धांत पृथ्वी के स्थल मंडलीय प्लेटों की गति की व्याख्या करता है? ठीक है, कौन सा थ्योरी जो एक्सप्लेन करता है मूवमेंट ऑफ अर्थ लिथोस्फीयर प्लेट? ठीक है ना। यहाँ पर दिया है कॉन्टिनेंटल डिप थ्योरी है, सी फ्लोर स्प्रेडिंग है, प्लेट टेक्टोनिक्स है। ठीक है, कौन सा इसमें करेक्ट होगा? 79। तो 79 में अगर आप देखेंगे स्थल मंडलीय प्लेटों की गति की जो स्पष्ट व्याख्या देती है वो आपकी प्लेट टेक्टोनिक्स ही देती है। ठीक है ना, स्पष्ट व्याख्या की हम लोग बात करें स्पेशली। ठीक है, किसके? लिथोस्फीयर प्लेट का मूवमेंट के बारे में। तो 79 का जो हो जाएगा वो करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। आगे देखिए 80 नंबर, कौन सी विशेषता आमतौर पर अभिसारी प्लेट सीमाओं से जुड़ी हुई है? ठीक है, अभिसारी प्लेट सीमाएं मतलब क्या हो गया? इसमें देखिए कॉमनली एसोसिएटेड विद कन्वर्जेंट प्लेट मार्जिन या प्लेट बाउंड्री। एक होता है डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट का मतलब दूर जाना। ठीक है, और कन्वर्जन का मतलब नज़दीक आना। ठीक है, अब हिंदी में अभिसारी का मतलब क्या होता है? पास आना, और अपसारी का मतलब फैलाव होता है, दूर जाना। जब फैलाव होगा कटकों का निर्माण होगा, तो रिफ्ट वैली या मिड ओशनिक रिज ये सब आपका इससे बनेंगे। लेकिन जब एक दूसरे के समीप आएंगी तो जो भारी प्लेट है वो नीचे जाएगी, हल्की वाली ऊपर ऐसे जाएगी, तो इस वजह से क्या होगा, गर्त का निर्माण होता है। तो डीप ओशनिक ट्रेंचेज जो बनेंगे वो आपका इससे बनेंगे। ठीक है ना, करेक्ट हो गया 80 नंबर का। चलिए आगे आ जाइए नेक्स्ट में। इसके बाद यहाँ पे आपका 81 है, यहाँ भी आ जाइए 81 है। दिया है कि अनाच्छादन का कौन सा एजेंट मुख्य रूप से सामग्री के यांत्रिक टूटने के माध्यम से चट्टानों पर कार्य करता है? विच एजेंट ऑफ डेनुडेशन प्राइमरली एक्ट्स ऑन रॉक थ्रू द मैकेनिकल ब्रेकडाउन ऑफ मटेरियल? ठीक है ना। तो इसमें आपका अनाच्छादन का कौन सा एजेंट मुख्य रूप से सामग्री के यांत्रिक टूटने के माध्यम से चट्टानों पे कार्य करता है? मतलब किसके द्वारा क्या होता है कि वहाँ पे टूट फूट होगा। ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने की बात नहीं कर रहा, ओनली बोल रहा है कि किसके द्वारा क्या होता है, टूट फूट होगा। तो आप क्या जानते हैं? वेदरिंग जानते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि देखिए अनाच्छादन या जो डेनुडेशन प्रोसेस होता है ये आपका वेदरिंग और इरोजन, ठीक है, दोनों को सम्मिलित रूप से हम लोग डेनुडेशन बोलते हैं।
और इसीलिए अपक्षय में क्या होगा, जो चट्टानें वो टूट फूट इसी की वजह से जाती हैं, जैसे टेम्परेचर, रेनफॉल या ह्यूमिडिटी, ठीक है, इन सभी वजह से क्या होता है, प्रेशर की वजह से क्या होता है, चट्टानें टूटती हैं, वो अपक्षय होता है। लेकिन जब वो चट्टानें अपने प्लेस को त्याग दें, टूट के यहाँ चली आएँ, ठीक है, किसी अन्य कारकों के प्रभाव में, तो वो आपका इरोजन हो जाता है, ठीक है ना, अपरदन हो जाता है, ठीक है। तो इसमें करेक्ट आपका ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट 81 का। नेक्स्ट आ जाइए 82। ऐसा माना जाता है कि निहारिका परिकल्पना के अनुसार सौर निहारिका के ढहने का कारण क्या है, मतलब व्हाट इज बिलीव द ट्रिगर दैट कोलैप्स ऑफ सोलर नेबुला अकॉर्डिंग टू द नेबुला हाइपोथेसिस, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि नेबुला हाइपोथेसिस के अनुसार जो आपका सोलर नेबुला था वो किसके द्वारा जो है कोलैप्स किया था, ठीक है, ढह गया था, सुपरनोवा विस्फोट से, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन से, गुरुत्वाकर्षण आकर्षण या सोलर विंड से, किसकी वजह से ऐसा हुआ था। तो ये आपका ग्रेविटेशनल आकर्षण की वजह से, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन की वजह से हुआ था, ठीक है ना। नेक्स्ट आ जाइए 83। निम्नलिखित में से कौन सा उनके स्रोत क्षेत्रों के आधार पर वायुराशियों का प्राथमिक वर्गीकरण नहीं है। 83, ठीक है, कौन सा उनके स्रोत क्षेत्रों के आधार पर वायुराशियों का प्राथमिक वर्गीकरण नहीं है। तो 83 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंग्लिश में देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्राइमरी क्लासिफिकेशन ऑफ एयर मासेस बेस्ड ऑन द सोर्स रीजन, जहाँ से उनकी उत्पत्ति हो उसके आधार पर कौन सा वर्गीकरण नहीं है, ठीक है। जनरली आप जानते हैं 2 टाइप की वनस्पतियाँ होती हैं, ठीक है, एमटी और सीटी आपने पढ़ा होगा, ठीक है, मरीन ट्रॉपिकल और कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल। धीरे धीरे ये मरीन पोलर हो जाती थी, ठीक है, यानी कि मरीन और कॉन्टिनेंटल, समुद्री और महाद्वीपीय 2 वायुराशियाँ ये होती थी, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो आपका इनकरेक्ट होगा ये आपका ट्रॉपिकल वाला करेक्ट होगा। तो ये ट्रॉपिकल प्लेसेस के अकॉर्डिंग अलग अलग ये होती थी, जबकि यहाँ पे पूछ रहा है कि क्लासिफिकेशन ऑफ एयर मासेस, प्राइमरी क्लासिफिकेशन ऑफ एयर मासेस, तो ये 2 ही हैं, समुद्री और महाद्वीपीय। जब आप एयर मासेस का क्लासिफिकेशन करते हैं तो पहले 2 पार्ट आएगा, ठीक है, ओशनिक या मरीटाइन एंड आपका जो है कॉन्टिनेंटल। फिर ये मरीटाइन कॉन्टिनेंटल में सीटी और सीपी होगा, यहाँ पे आपका एमपी और एमटी हो जाएगा, ठीक है, मरीन पोलर और मरीन ट्रॉपिकल, ठीक है। आगे चल के ये आपकी ऐसे ही इनके अन्य रूप भी हमको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली करेक्ट आंसर ट्रॉपिकल हो जाएगा। आगे देखिए 84 में, कौन सा कारक मुख्य रूप से वायुराशियों के तापमान और आर्द्रता विशेषताओं को प्रभावित करता है, ठीक है, किसके, वायुराशियाँ का। अगर आप ध्यान देंगे तो वायुराशियाँ आपके भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत में दिया गया है, ये भी एनसीईआरटी का हूबहू उठाया हुआ प्रश्न है, ठीक है ना। और ये भी देखिए वायुराशियों से ही संबंधित प्रश्न दिया गया है, जिसका मतलब आप किसी भी स्टेट का अगर पीजीटी का पेपर देने जा रहे हैं तो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि आप जो है एनसीईआरटी के सारे एमसीक्यूज़ को सॉल्व कर लीजिए या एनसीईआरटी पढ़ लीजिए। जो हम लोग सीरीज़ चला रहे हैं डेफिनेटली ये सारी चीज़ें उसमें हमने मेंशन करी है, ठीक है, उस सीरीज़ से आप जुड़े रहिएगा तो आपको श्योर है उसका बेनिफिट मिलना है, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि वायुराशियों के तापमान और आर्द्रता विशेषताओं को कौन प्रभावित करता है, हवा की गति या सोर्स रीजन या एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो कौन प्रभावित करेगा, जहाँ से उनकी ओरिजिन होगी, ठीक है, वही प्रभावित करेगा। भाई अगर वो समुद्री क्षेत्रों से होंगी मैरीटाइम से, तो मैरीटाइम में आपका क्या हो जाएगा, वो आर्द्रता ज़्यादा होंगी, कॉन्टिनेंटल से होंगी तो आर्द्रता कम होगी। तो स्रोत क्षेत्रों के अनुसार वो तापमान और आर्द्रता विशेषताओं को ग्रहण करती हैं, ठीक है ना। चलिए आगे आते हैं 85। यहाँ में देखिए दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा कारक मुख्य रूप से किसी क्षेत्र की जलवायु को निर्धारित करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जलवायु को निर्धारित करने वाले कारक या प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। अभी तक जितने प्रश्न आपने देखा, टोटल प्रश्नों को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इनका प्रश्नों का जो लेवल है अभी बहुत हाई नहीं गया है, ठीक है। आप बेसिक चीज़ें अगर एनसीईआरटी के पढ़े हैं तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हैं जितना अभी तक हुआ है। आगे क्या होगा वो उसी हिसाब से हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन फ़िलहाल अभी तक जो है वो आपका यही है, ठीक है ना। 85 में आ जाइए।
जलवायु का कौन सा कारक मुख्य किसी क्षेत्र को निर्धारित करता है, किसी क्षेत्र की जलवायु को? डेली वेदर पैटर्न या एनुअल प्रेसिपिटेशन या ज्योग्राफिक लोकेशन एंड लैटिट्यूड। तो इसमें जो करेक्ट है कि भौगोलिक स्थिति और अक्षांश ये निर्धारित करते हैं। आप जानते हैं कि ज्योग्राफिकल लोकेशन आप मान लीजिए यहाँ पे लोकेट करते हैं या यहाँ पे, तो यहाँ पे भी क्या है, सारे अक्षांश रेखाएं हैं। देशांतर रेखा इस पे नहीं वर्क करती, ठीक है। तो अक्षांश रेखाएं क्या करेंगी, आप जानते हैं कि 0 डिग्री पे टेम्परेचर कैसा है, 30 डिग्री पे क्या है, 60 डिग्री की क्या है, 90 डिग्री पे क्या है, ठीक है। और यहाँ पे जो प्रेशर है वो भी आप जानते हैं किस हिसाब से प्रेशर कहाँ पे पड़ता है, हवाएं किस दिशा से किस दिशा में चलती हैं, ट्रेड विंड और वेस्टर्लीज का क्या प्रभाव होता है, पोलर विंड का क्या प्रभाव होता है। तो ये सारी चीज़ें आपने पढ़ा, वही उसके उस प्लेस की जलवायु को डिटरमाइन करती हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर बोल रहा है, ठीक है। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा 85 का। 86 में देखिए, कोपेन की जलवायु वर्गीकरण प्रणाली मुख्य रूप से किस पर आधारित है? तो कोपेन की जो जलवायु वर्गीकरण प्रणाली, आप देखिए किस आधार पे इन्होंने अपना जो जलवायु वर्गीकरण दिया था, तापमान और वर्षा, हवा की गति और दिशा, आर्द्रता का स्तर, एक से अधिक, ठीक है। तो इसमें से करेक्ट कौन सा हो जाएगा? टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन को जो है बेस बना के इन्होंने, कोपेन ने पहली बार अपना ये वर्गीकरण दिया था। हालांकि शुरुआत में जो इन्होंने दिया वो आपका कैंडोल का जो वनस्पति वर्गीकरण था, वनस्पति को आधार बना के दिया था। हालांकि उसमें भी टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन इन्वॉल्व था, ठीक है ना। चलिए आगे आते हैं। कौन सा जलवायु प्रकार पूरे साल गर्म तापमान और बहुत कम या शून्य वर्षा वाला क्षेत्र है? 87। तो इसमें आपका कौन सा है? पूरे साल जो है गर्म तापमान होता है और बहुत कम वर्षा होती है, तो ये आपका रेगिस्तान है। विच क्लाइमेट टाइप इज करेक्टराइज्ड बाय द हॉट टेम्परेचर ईयर राउंड विद लिटिल टू नो प्रेसिपिटेशन। तो ये आपका डेजर्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं डेजर्ट में हमेशा जो है टेम्परेचर हाई होता है। क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पर रेनफॉल बहुत कम हो पाता है। और डेजर्ट की परिभाषा आप जानते हैं कि 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा अगर वहाँ पर प्राप्त हो रही किसी प्लेस पे, तो उसको धीरे धीरे हम लोग क्या बोलते हैं, रेगिस्तान की श्रेणी में आ जाता है। वो 50 सेंटीमीटर से कम अब पड़ता है तो आप जानते हैं सूखा उसको बोल देते हैं। आगे देखिए 88, कौन सा शब्द महाद्वीपीय उत्थान और मध्य महासागरीय कटक के बीच पाए जाने वाले समुद्र तल के एक बड़े समतल क्षेत्र का वर्णन करता है? क्या बोल रहा है कि अब देखिए ये सब तो बहुत बेसिक सी प्रश्न है। आप जानते हैं कि यहाँ पे आप देखेंगे जैसे ऊपर से आते हैं कॉन्टिनेंटल, महाद्वीपीय मग्न तट, उत्थान, ठीक है, महाद्वीपीय मग्न तट, मग्न ढाल, और यहाँ पे आपका उत्थान होता है। फिर आपका जो है यहाँ पे क्या होता है, डीप सी प्लेन या विसल प्लेन होता है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इनके बीच महाद्वीपीय उत्थान और मध्य महासागरीय कटक, यहाँ पे आपके क्या होंगे, कटक होंगे। गुयेट वगैरह जो आप जानते हैं ये नीचे और होते हैं जल में ही, ठीक है। इनके बीच का जो प्लेन होगा ये आपका उत्थान हो गया, ये कटक हो गया। अब इसको क्या बोला जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका क्या होता है, अविसल प्लेन यही होता है, ठीक है। इसी में छोटे मोटे जो गुयेट वगैरह होते हैं वो आपके यहीं पाए जाते हैं। तो यहाँ पे आपका ये क्या हो जाएगा, मग्न तट, ये ढाल हो जाएगा, ये आपका राइज या उत्थान हो जाएगा, और यहाँ पे आपका क्या है, ये कटक हो जाएगा, और ये आपका अविसल प्लेन या डीप सी प्लेन हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा 88 का। चलिए 89 आ जाते हैं। इसमें देखिए दिया, समुद्री धाराओं की गति किसके द्वारा संचालित होती है? व्हाट ड्राइव मूवमेंट ऑफ ओशनिक करंट। अब देखिए ये भी आपका एनसीईआरटी का है, ठीक। एनसीईआरटी के ये सारे प्रश्न हैं यहाँ पे जो आपका दिया गया है। चलिए यहाँ पे दे रहा है कि किसके द्वारा ये संचालित होते हैं। हवा है, पृथ्वी का घूर्णन है, पानी के नीचे भूकंप है, या उपरोक्त में से एक से अधिक यहाँ पे करेक्ट है। अब देखिए यदि हम लोग देखें तो जो आपका समुद्री धाराओं में गति होती है वो ढेर सारी चीज़ों की वजह से, उसके पीछे कई कारण होते हैं। एक तो आपका डेंसिटी भी होता है, घनत्व होता है, ठीक है। जो उच्च घनत्व वाले सागर हैं, जैसे आप देखेंगे भूमध्य सागर और अटलांटिक सागर की, अटलांटिक महासागर की, ठीक है, उसमें कभी कभी पूछ देता है कि जल जो है भूमध्य सागर से अटलांटिक में जाएगा या इधर से उधर, ठीक है। वो डिफरेंस किस वजह से है, घनत्व की वजह से है, ठीक है। विंड की वजह से भी होता है,
जो महासागरों में समुद्री धाराएं चलती हैं तो इसमें हवा भी एक अपना प्रमुख रोल निभाता है। साथ ही साथ जो है कोरियालिस इफेक्ट भी रहता है। और कोरियालिस इफेक्ट कैसे बनेगा, वो अर्थ के रोटेशन से बनेगा, ये भी आप जानते हैं। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे इम्पोर्टेंट होंगे, जो मूवमेंट है किसके, ओशनिक करंट्स के लिए जिम्मेदार है, तो ये दोनों हो जाएंगे। तो इसका मतलब कि डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 89 90 में देखिए, कौन सी महासागरीय धारा मैक्सिको की खाड़ी से गर्म पानी को अटलांटिक महासागर के पार पश्चिमी यूरोप तक पहुँचाती है, जिससे वहाँ की जलवायु प्रभावित होती है। ठीक है ना। चलिए इसको देखिए, यहाँ पे आपका जो है मैप में बना के थोड़ा सा रफली आपको दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप देखिएगा, ये आपका जो है भूमध्य हो गया, भूमध्य सागर इधर वाला, और ये आपका इधर हो गया। और यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे होंगे, गल्फ स्ट्रीम आपने अगर पढ़ा होगा, तो यहाँ पे आपका नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट हो गई, इधर आई, इधर इसको एंटिलीज की धारा बोला जाता है, इधर आपका फॉकलैंड वाली हो गई। ठीक है, सॉरी फॉकलैंड है फ्लोरिडा। ठीक है, फ्लोरिडा अंतरीप यहाँ पे है ना। तो यहाँ से आपका चलेंगे आगे, यहाँ पे जिल मिल के ये गल्फ स्ट्रीम कहलाती हैं। उसके बाद यहाँ से बाइफरकेट होकर रेनेल जलधारा इधर आपकी आती हैं, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट के नाम से भी जाना जाता है। नॉर्वेजियन सागर में जाती है तो नॉर्वे की धारा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये सब किसकी पार्ट है, और यही आगे इधर आके कनारी की जलधारा के रूप में हम लोग इसको बोलते हैं। तो इसमें आपका टोटली जो है गल्फ स्ट्रीम जो है, यहाँ का मेन ब्रांच जो है गल्फ स्ट्रीम ही है, और इसी की ये सब शाखाएं हैं। तो करेक्ट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, गल्फ स्ट्रीम हो जाएगा। ठीक, इसको बहुत डिटेल में हमने आपको बताया है, तो आप लोग वहाँ से जाके देख लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं, समान लवणता रेखा को मिलाने वाली रेखा को क्या बोला जाता है। मतलब जहाँ पे आपका इक्वल सैलिनिटी हो उसकी मिलाने वाली रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं। अब ये तो इससे आसान आपका प्रश्न नहीं होगा। आइसोएलाइन, किस प्रकार की मिट्टी में कण मिट्टी से बड़े लेकिन रेत से छोटे होते हैं। ठीक है, मिट्टी का कौन सा प्रकार होता है जिसमें जो मिट्टी के कण होते हैं, ठीक है, मिट्टी के कण जो है वो बड़े होते हैं, जो उसमें रेत होती है, गाद होती है, वो क्या होते हैं, छोटे छोटे होते हैं। तो इसमें आपका जो है कौन सी सॉइल की टाइप में ये होता है, तो जो सिल्ट है, सिल्ट में ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है ना। चलिए आगे आ जाते हैं, यहाँ पे आपका जो है 92 हम लोगों ने कर लिया है, 93 93 में देखिए दिया है, जलवायु परिवर्तन मत्स्य पालन को कैसे प्रभावित करता है। मतलब क्लाइमेट चेंज होगा तो जो फिशरीज़ है वो उसको कैसे अफेक्ट करेगा। ठीक है ना। तो इसमें आपका कह रहा है कि इसका मछली की आबादी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इससे मछली प्रजातियों की बहुतायता बढ़ जाती है, ये समुद्र के तापमान और आवास को बदल देता है। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट है, क्योंकि जलवायु परिवर्तन से क्या होता है, जो ओशनिक टेम्परेचर होता है उसमें डिफरेंसेस आ जाते हैं, और इस वजह से जो मछलियाँ पहले किसी प्लेस पे रह रही होती हैं, ठीक है, अब वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा हो गया तो वो उस स्थान से दूसरे स्थान को जाएंगी, तो इसकी वजह से क्या होगा, उनका जो हैबिटाट होगा वो भी आपका चेंज होगा, और इसकी वजह से मत्स्य पालन भी प्रभावित होगा। संयुक्त राज्य अमेरिका का जो प्राथमिक कोयला उत्पादक क्षेत्र है वो आपका कौन सा है। ठीक है, यूएसए का प्राइमरी कोल प्रोडक्शन रीजन इन द यूनाइटेड स्टेट, अपलेशियन है, ये भी आपका है। ठीक है, पाउडर नदी बेसिन, इलिनॉयस नदी बेसिन, तो इसमें देखिए 2 करेक्ट हो जाएंगे, ये 1 से अधिक यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अपलेशियन क्षेत्रों में भी आपका जो है ये कोयला क्षेत्र इनका है। ठीक है, कौन सा मध्य पूर्वी पेट्रोलियम देश, मध्य पूर्वी देश जो है पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक। आप देखिए ये करंट के रिलेटेड डेटा है जो प्रोडक्शन से रिलेटेड है, और खनिज वाला जो लेटेस्ट डेटा है उसको मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा। अभी चूँकि आर्थिक सर्वेक्षण भी जो आया है, तो आर्थिक सर्वेक्षण से भी ढेर सारे डेटा जो है आपके क्या होते हैं, चेंज होते हैं। बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं होता, लेकिन थोड़ा बहुत परिवर्तन उसमें होता है। जो चेंजेज होते हैं वही आपके पेपर में पूछता है। तो पूर्वी देशों में यानी मिडल ईस्ट में जो है सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर कौन कर रहा है पेट्रोलियम का, तो इसमें करेक्ट हो जाएगा आपका सऊदी अरेबिया। ठीक है ना, 95 का। और नेक्स्ट आ जाइए यहाँ पे 96। चलिए 96 भी आपका मध्यपुर से रिलेटेड है।
यानी कि मिडल ईस्ट में पेट्रोलियम के संबंध में हार्मुज जो जल संधि है उसका क्या महत्व है, यानी कि उसका क्या सिग्निफिकेंस है। जो स्टेट ऑफ हार्मुज है यह प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्र है। वैश्विक पेट्रोलियम निर्यात क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण चेक पॉइंट भी ये है। इसकी पेट्रोलियम व्यापार से कोई प्रासंगिकता नहीं है, तो करेक्ट आंसर है इट्स क्रूशियल चोक पॉइंट फॉर ग्लोबल पेट्रोलियम एक्सपोर्ट, क्योंकि यहीं से आपका पूरे वर्ल्ड में जो है एक्सपोर्ट किया जाता है धीरे धीरे। रूस और ऑस्ट्रेलिया में लौह अयस्क खनन से जुड़े पर्यावरणीय प्रभाव क्या हैं। 97 देखिए, ठीक। रूस और ऑस्ट्रेलिया में, चलिए इसको थोड़ा सा ऊपर ले आते हैं। रूस और ऑस्ट्रेलिया में कह रहा है कि जो आपका आयरन और माइनिंग है उसका क्या इम्पैक्ट होगा, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट क्या होगा। ठीक है, कहाँ पे, रसिया और ऑस्ट्रेलिया में। वनों की कटाई, मिट्टी का कटाव, जल प्रदूषण। ठीक है, तो इसमें करेक्ट क्या हो जाएगा 97 में। देखिए कहीं पे भी लौह इसके खनन के लिए अगर आप जाएंगे उस क्षेत्र में जो आपका मान लीजिए वन वगैरह हैं उनके नीचे अगर है तो उसकी भी कटाई होगी, वहाँ से मिट्टी का भी कटाव होगा। ठीक है, और निष्कर्षण के दौरान जो है कुछ जल की भी आवश्यकता होती है, आप जानते हैं, तो इस वजह से वहाँ पे प्रदूषण होगा। तो डी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य में मैग्नीज खनन जो है महत्वपूर्ण है। किस राज्य में मैग्नीज की खनन जो है महत्वपूर्ण है। यूएसए में। ठीक है ना, तो यूएसए में मैग्नीज की, यहाँ पे देखिए कैलिफोर्निया में अभी जो है हाल ही में खोजी गई है इसमें, लेकिन ये यहाँ पे अभी खनन चालू नहीं हुआ, भंडार है। तो इसमें जो है उपयुक्त में से कोई नहीं यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अभी देखिए ये लेटेस्ट डेटा में अगर आप देखेंगे तो कैलिफोर्निया में इसके टिन का और इसका दोनों का जो है इसका भंडार देखा गया, लेकिन अभी खनन नहीं हो रहा है। ठीक है, अब लेकिन यहाँ पे पूछा है मैग्नीज खनन महत्वपूर्ण है, टेक्सास है, जियोर्जिया है, तो इसमें इनमें से कोई नहीं होगा। कैलिफोर्निया में टिन का सबसे बड़ा भंडार भी देखा गया है। ठीक है ना, हाल ही में। चलिए नेक्स्ट आ जाइए, ये 98 हम लोग पहुँच चुके हैं ना, 99। चलिए 99 में देखिए कौन सा सतत कृषि पद्धतियां हैं, मतलब कौन सा सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस हैं। मोनोकल्चर है, नेचुरल है, ऑर्गेनिक फार्मिंग है, तो कौन सा इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेचुरल और ऑर्गेनिक दोनों आपकी जो है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर फार्मिंग के अंतर्गत इंक्लूड करी जाएंगी, तो 99 का आपका डी हो जाएगा। कृषि ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कैसे योगदान देती है, मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो ग्रीन हाउस गैसेस के प्रोड्यूशन में, कंट्रीब्यूशन में कैसा योगदान देता है, किस माध्यम से देता है। तो पशुधन उत्पादन के माध्यम से, इससे भी आपका मीथेन वगैरह जो जाती हैं। उर्वरक के उपयोग से, भूमि उपयोग परिवर्तन से भी आपका होता है। ठीक है, क्योंकि सड़े गले स्थानों से जो आपका गैसेज निकलती हैं, मीथेन वगैरह हो गई, अन्य और गैसें, तो उसकी वजह से क्या होता है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट वहाँ पे होगा, या ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत वो शामिल करी जाएंगी। तो इसमें भी 100 का भी आपका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए 101 कह रहा है कि विश्व में लौह इस्पात के शीर्ष उत्पादक देशों में से कौन सा देश शामिल है। ठीक है, जो आपका टॉप प्रोड्यूसर कंट्री है आयरन और स्टील के लिए वर्ल्ड में, वो कौन सी हैं। तो इसमें देखिए नंबर 1 पे आपका चीन, इंडिया और जापान है। जापान पहले दूसरे पे था, लेकिन इंडिया ने इसको पीछे कर दिया है। अभी ये आपका क्या आ गया है, तीसरे नंबर पे आ गया है। चलिए 102 नंबर का जो प्रश्न है कि सूती वस्त्र उद्योग की स्थिति के लिए कौन सा कारक जो है महत्वपूर्ण है, या कौन सा कारक उत्तरदायी होता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए, कॉटन टेक्सटाइल के लिए। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपका क्या है, मार्केट है, लेबर है, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर है। तो इसमें देखिए आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, पानी की उपलब्धता तो है ही है। ठीक है, मार्केट भी इसके लिए चाहिए ही चाहिए। ठीक है, श्रम भी साथ में चाहिए होता है, क्योंकि पानी कॉटन के लिए चाहिए होता है। तो इसमें डी हो जाएगा करेक्ट। आगे देखिए 103 पेट्रो रसायन उद्योग और देश दिया गया है, फिलाडेल्फिया और डेलावेयर।
पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री है और कंट्री कौन सी है, फिलाडेल्फिया और डेलावेयर है, एंटवर्प है, राजतनूरा है, मॉन्ट्रियल है। ठीक है, कहाँ पे किस कंट्री में पड़ती हैं ये आपका यहाँ पे मेंशन किया गया है। ठीक, तो फिलाडेल्फिया और डेलावेयर ये कहाँ पे हैं आपका, यूएसए की हैं इंडस्ट्री। ठीक है, एंटवर्प आपका बेल्जियम का, यहाँ पे देखिए हीरा की कटिंग भी करी जाती है। राजतनूरा ये आपका देखिए सऊदी अरेबिया का, और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल तो आपने पढ़ा ही होगा, कनाडा का मॉन्ट्रियल जो शहर है वहाँ पे, तो इसमें बी करेक्ट हो जाएगा। आगे आ जाइए 104 104 नंबर, व्यापार मार्ग और परिवहन नेटवर्क को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक क्या हैं। व्हाट आर द मेन फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग ट्रेड रूट्स एंड ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क। ये भी देखिए एनसीईआरटी का प्रश्न है, एनसीईआरटी आप उठा के देखिएगा। भारत का भूगोल नहीं, जो इंटर की आपकी एनसीईआरटी है, ठीक है, भारत लोग करके जो आपका है, ठीक है, उसको आप देखिएगा, वहाँ पे आपको ये मिल जाएगा परिवहन नेटवर्क का टोटल। तो इसमें देखिए करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा कि व्यापार मार्ग और परिवहन नेटवर्क को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक क्या हैं। भौगोलिक स्थिति और प्राकृतिक संसाधन, ये तो है ही किसी जगह के व्यापार मार्ग और परिवहन नेटवर्क के लिए कि भाई जहाँ पे रिसोर्सेज ज़्यादा होंगे वहाँ का जो आपका परिवहन नेटवर्क होगा और ज़्यादा डेवलप्ड होगा। ठीक है, या जिसकी जोग्राफिकल लोकेशन जो अच्छा रहेगा कि भाई वो कहीं हिल एरिया में है, तो जाहिर सी बात है वहाँ पे भी आपका क्या होगा, लोग जाएंगे देखने के लिए, थोड़ा बहुत परिवहन नेटवर्क वहाँ पे आपका सही रहना पड़ेगा, क्योंकि उससे जो अर्निंग होगी देश की भी और सरकार की भी, और जो वहाँ के लोकल लोग होंगे उससे भी उनको फ़ायदा होगा। राजनीतिक स्थिरता और सरकारी नीतियाँ भी व्यापार मार्ग और परिवहन नेटवर्क को प्रभावित करती हैं, क्योंकि आप देखिए राजनीतिक स्थिरता की हम लोग बात करें, जैसे आप जम्मू कश्मीर को ले लीजिए या नॉर्थ ईस्ट रीजन को ले लीजिए, तो कई ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे अभी भी जो है रेलवे की सुविधाएं नहीं करी गई, लेकिन अब धीरे धीरे वहाँ पे भी इम्प्लीमेंट हो रहा है, तो ये भी आपका यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें आपका ये भी करेक्ट हो जाएगा और ये भी करेक्ट होगा। तकनीकी प्रगति अगर वहाँ पे हो रही है तो जाहिर सी बात है वहाँ पे भी ये चीज़ें होंगी। ठीक है ना, तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखिए व्यापार मार्ग और परिवहन क्षेत्र, ठीक है, परिवहन नेटवर्क, ये सभी चीज़ों से प्रभावित होगा, तो इसमें आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, 104 का। नेक्स्ट आ जाइए 105 यानी 105 नंबर। चलिए 105। अब देखिए यहाँ पे लगभग जो प्रश्न दिए गए ज़्यादातर आपके वो लाइनर टाइप ही फैक्ट हैं कि किस महाद्वीप में दुनिया की सड़कों की लंबाई और घनत्व सबसे अधिक है। ठीक है, ये भी देखिए एनसीईआरटी का ही है। अब एक्चुअली कुछ लोग पेपर दिए थे, अभी पिछला ये पेपर पहले मैंने सॉल्व नहीं कराया था, TRE 2 का सॉल्व कराया था, तो उससे पूरा आइडिया बन गया था कहाँ से कितने प्रश्न थे। तो इसमें कई लोगों ने बताया कि नहीं सर ऐसा नहीं है, एनसीईआरटी से नहीं पूछे, लेकिन यहाँ पे आप देखिए मैं बता रहा हूँ आपको एनसीईआरटी कौन सी, जो इंटर वाली एनसीईआरटी है ना 12 क्लास की, उसको आप देखिएगा इंडिया पीपुल एंड कंट्री वाले में। ठीक है, तो वहाँ पे आपका, और साथ ही साथ ये आपका स्पेशली जो मिल जाएगा मानव भूगोल वाला जो है मूल सिद्धांत, उसमें आप देखिएगा परिवहन नेटवर्क जो है पूरा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, वहाँ पे सारा कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। उसमें सड़क वाला भी है, तो दुनिया में सड़कों की लंबाई और घनत्व तो सबसे अधिक कहाँ पे पाया जाता है, तो इसमें आपका जो करेक्ट हो जाएगा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है। ठीक है ना, और देखिए यहाँ पे सू और वेलेंट 2 नहर हैं, इनके निर्माण से निम्नलिखित में से किस जलमार्ग पर जो है ये किया गया है। ठीक, तो ये 106 का है, तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रेट लेक्स सेंट लॉरेंस वाटरवे पे ये आपका करा गया है, यानी महान झील और सेंट लॉरेंस पे सू और वेलेंट नहर है। तो ये जो आपका सू नहर दिया है ना, किस जलमार्ग पे हुआ है, तो सू का मतलब सुप ह्यू से इसका एक ट्रिक बना लीजिए, सुप ह्यू। ठीक है, सू नहर,
तो ये आपका सुप ह्यू सुपीरियर, ह्यू से आपका ह्यूरन, दो वहाँ पे महान झीलें हैं, तो सुपीरियर और ह्यूरन के बीच आपका ये है सू कैनाल जो है, सू नहर का निर्माण, ऐसे ही आपका यहाँ पे है। तो ये देखिए सेंट लॉरेंस जलमार्ग, और इसका यहाँ पे आपका हो जाएगा करेक्ट 106 नंबर का, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट आ जाइए। 106 के बाद 107, चीन की जो महान दीवार है लगभग कितने किलोमीटर तक फैली हुई है, ठीक। तो चीन की जो महान दीवार है इसकी लंबाई ऑलमोस्ट जो है कितनी है, तो इसमें 5000 है, 10,000 है, 1.5 लाख है, ठीक है, 7,000 है। तो इसमें जो करेक्ट हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट आ जाइए आप जो है 108 नंबर पे, किस प्रजाति को आधुनिक मानव का प्रत्यक्ष पूर्वज माना जाता है, कौन सी प्रजाति को आधुनिक मानव का प्रत्यक्ष पूर्वज माना जाता है, तो ये आपका होमो इरेक्टस है। ब्राज़ील की जो आधिकारिक भाषा है वो कौन सी है, ब्राज़ील की आधिकारिक भाषा, तो ये आपकी जो है पुर्तगाली है, ब्राज़ील की जो ऑफिशियल लैंग्वेज जो है पुर्तगाली है। कौन सी पर्यावरणीय जो मुद्दा है वो अक्सर पर्वतीय क्षेत्रों की गतिविधियों से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है, पर्वतीय क्षेत्रों की गतिविधियों से जुड़ा हुआ कौन सा इन्वायरमेंटल इशूज़ है, तो सॉइल इरोजन है, डिफॉरेस्टेशन है, एयर पोल्यूशन है, कौन सा इसमें हो जाएगा। तो देखिए सॉइल इरोजन तो जाहिर सी बात वहाँ पे भूस्खलन होता रहता है, वो तो है ही, डिफॉरेस्टेशन भी इस समय, ठीक है। एयर पोल्यूशन वहाँ का उतना मुद्दा नहीं है पहाड़ी क्षेत्रों का, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे एयर पॉल्यूटेंट उतना नहीं होता है, क्योंकि वो एरिया ठीक ठाक होता है। तो फिलहाल के लिए एक से अधिक यहाँ पे हैं, तो डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट आ जाइए 111 नंबर पे। चलिए 111 में जो आपका यहाँ पे दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र आमतौर पर मानसून से प्रभावित नहीं होता है, तो मानसून से कौन सा एरिया प्रभावित नहीं होता है, तो इसमें कह रहा है कि साउथ एशिया है, सब सहारा अफ्रीका। अभी देखिए अभी हाल ही में जो न्यूज़ है इसके द्वारा ये आपने देखा होगा, हमने टेलीग्राम जो चैनल है अपना ऑनलाइन GS पाई दिवाकर, उस पर हमने शेयर किया था एक आपका करंट इशूज़ कि जो आपका सहारा रेगिस्तान है वहाँ पूरा वो जलमग्न हो चुका है, वहाँ पे बारिश बहुत हुई है, ठीक है, वहाँ पे बाढ़ आ गई है। तो इसका मतलब ये है कि आमतौर पर मानसून से वो प्रभावित नहीं होता, कभी कभार वो ये स्थितियाँ होती हैं। तो इस समय वहाँ पे क्या हो गया है, बाढ़ आई है। किस देश में मानसून के कारण सर्वाधिक वार्षिक वर्षा होती है, तो सर्वाधिक वार्षिक वर्षा मानसून के कारण किस देश में होती है, तो मानसून कृषि, भारत की कृषि को भी मानसून का जुआ बोला जाता है, क्योंकि सब कुछ डिपेंडेंट किस पे होता है, मानसून पे, तो इसलिए इसमें इंडिया ही सबसे करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए यहाँ पे 113 नंबर, गर्मियों के दौरान सहारा रेगिस्तान से उत्तरी अफ्रीका और भूमध्य सागर में चलने वाली शुष्क और धूल भरी पवनें होती हैं, उनको क्या बोला जाता है, हबूब है, हरमट्टन है, खमसिन है, मोर देन वन, या नन ऑफ द अबव। अब देखिए क्या है कि यहाँ पे हबूब है, हरमट्टन है, खमसिन है। हरमट्टन आपकी जो चलती है, देखिए यहाँ पे यदि आप इसको देखेंगे तो एग्जैक्ट ये क्या बोला, सहारा रेगिस्तान से, सहारा आपका यहाँ पे है, सहारा रेगिस्तान से उत्तरी अफ्रीका और भूमध्य सागर में चलने वाली, तो सहारा रेगिस्तान से इधर उत्तरी अफ्रीका की ओर और फिर यही आपका भूमध्य सागर की तरफ चलने वाली शुष्क धूल, जो यानी कि आपकी जो वार्म विंड है, आप एक तरह से कह सकते हैं धूल भरी हवा को क्या बोला जाता है। तो इसमें जो आपका सबसे करेक्ट आंसर होगा वो खमटिन होगा, खमसिन। हरमट्टन तो इधर चलती है, ठीक है ना। हबूब या जो आपका सिमोम, ये सभी छोटे छोटे जो प्लेसेस हैं उनके भी अलग अलग इनका नाम है, खमसिन का ही अलग देशों में अलग नाम से जानी जाती है। तो हालांकि इसमें डी ऑप्शन होना चाहिए था। फिलहाल जो ऑफिशियल आंसर की है, ऑफिशियल आंसर की के अनुसार आपका सी ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 114 यानी 114, भारत में उस पर्वत श्रृंखला का क्या नाम है जो सिंधु गंगा मैदान को दक्कन के पठार से अलग करती है, यानी वाटर डिवाइडर अगर आपने देखा होगा तो वो आपके यहाँ से क्लियर हो जाएंगे, उसी से रिलेटेड ही आपका प्रश्न है। तो कौन सी जो है रेंज है जो सिंधु गंगा के मैदान को दक्कन के पठार से अलग करती है, तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो जो अपना वाटर डिवाइडर वाला रेंज है वो आपका ऐसे ही, यहाँ पे आपका विंध्य रेंज होता है, इधर दक्कन का प्लेट्यू हो जाता है, ठीक है, और इधर सिंधु गंगा का मैदान है, उससे ये आपका अलग कर रहा है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, 114 का 114 का आपका विंध्य वाला क्षेत्र।
ठीक है ना। आगे देखिए 115 नंबर पे, कौन सा प्रसिद्ध उत्तरी अमेरिकी घास का मैदान अपनी लंबी घास प्रजातियों के लिए जाना जाता है? तो कौन सा है ये? तो नॉर्थ अमेरिका में उसको प्रेयरी बोलते हैं, ठीक है। जननांगी संक्रमण के किस अवस्था की विशेषता उच्च जन्म दर और घटती मृत्यु दर है? यानी कि जो बर्थ रेट है क्या है, वो हाई है, डेथ रेट क्या है, वो आपका घटती हुई है, लो में है, ठीक है। जबकि फर्स्ट में क्या है, बर्थ रेट भी हाई है, डेथ रेट भी हाई है। सेकेंड में क्या है, बर्थ रेट हाई है बट आपका जो डेथ रेट है वो क्या धीरे धीरे घट रहा है। तो ये सेकेंड स्टेज की बात करिए। फर्स्ट में आप देखिए बर्थ रेट हाई रहेगा, डेथ रेट भी हाई रहेगा। सेकेंड में आपका बर्थ रेट तो हाई रहेगा लेकिन डेथ रेट आपका क्या डिक्लाइनिंग में होगा। थर्ड में आपका क्या होता है, डेथ रेट भी कम होता है और बर्थ रेट भी धीरे धीरे कम होने लगता है। और फोर्थ में आपका दोनों में न्यूनतम पे पहुंच जाते हैं, डेथ रेट भी न्यूनतम, बर्थ रेट भी न्यूनतम, ठीक है ना। तो टोटल 5 स्टेजेस की जो बात करी गई थी, क्लार्क ने जो जोड़ा था, ये इसमें 116 का 2 हो जाएगा। चलिए 117 और 118 दिया गया है यहाँ पे कि कौन से कारक जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं, और ये सभी आपके एनसीईआरटी का प्रश्न है। जलवायु, संसाधन और अवकाश के अवसर, ठीक है। जनसंख्या वितरण को जो प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, ठीक है। 117 नंबर का जो प्रश्न है, तो इसमें अगर आप देखेंगे शिक्षा का स्तर और राजनीतिक स्थिरता, ये भी आपका जनसंख्या वितरण को प्रभावित करते हैं। ये आप जानते हैं, यूरोपियन कंट्री के एग्जाम्पल को ले लीजिए। जलवायु, संसाधन, ये तो प्रभावित करेंगे ही करेंगे ही, ठीक है। भाषा और धर्म ये उतना ज़्यादा नहीं प्रभावित करते लेकिन प्रत्यक्ष रूप से ये प्रभावित करते हैं। हालांकि जब एक से अधिक हमारे पास मिल गया तो कोई दिक्कत नहीं। सतत शहरी विकास की रणनीति क्या है, 118 नंबर में कह रहा है कि जो सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट है उसकी क्या स्ट्रेटजी है। 118 ये देखिए प्रश्न जो है ये लेवल का है, ढंग का है। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, मिश्रित भूमि उपयोग विकास को बढ़ावा देना, हरित स्थानों के महत्व को नज़रअंदाज कर देना, ठीक है। तो जो आपका नज़रअंदाज करने का मतलब क्या हो गया, अर्बन सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट होगा नहीं, ठीक है। इनकरेजिंग कार डिपेंडेंट लाइफ स्टाइल, तो ये भी आपका सस्टेनेबल नहीं होगा। तो जो मिश्रित भूमि उपयोग है ये आपका प्रोमोटिंग मिक्स्ड लैंड यूज डेवलपमेंट, ठीक है, दोनों चीज़ों को, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे आ जाइए 119 नंबर, इसमें देखिए दिया गया स्थिरता मानव विकास के 4 स्तंभों में से एक है। नीचे दिए गए निम्न में से कौन सा कथन स्थिरता को सही ढंग से परिभाषित करता है। अब थोड़ा लेवल के प्रश्न आ रहे हैं, अच्छे प्रश्न है ये, ठीक है। 119 नंबर में देखिए कि स्थिरता मानव विकास के 4 स्तंभों में से एक है। सभी के लिए अवसर की समान पहुंच, मानव विकल्पों में सुधार, वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के लिए अवसरों की उपलब्धता में निरंतरता। तो इसमें जो आपका करेक्ट हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा। सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता सूचकांक के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पे सही है। इसमें देखिए जीएनएच अवधारणा भूटान में शुरू की गई। यह पर्यावरण पर प्रौद्योगिकी के हानिकारक प्रभावों पर भी ध्यान रखता है। जो प्रसन्नता सूचकांक है गैर भौतिक और विकास केंद्र पर आधारित होता है। तो इसमें आपका 1 से अधिक करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 121 का 121 घुमंतू जनजातियाँ और क्षेत्र की बात करी गई है। तो इसमें देखिए जो बडोइन है ये कहाँ पे पाई जाती हैं, कहाँ की घुमंतू जनजातियाँ, सहारा रेगिस्तान की। बुशमैन जो है आपकी कालाहारी की बुशमैन हो गई। जायरे या कांगो जायरे में जो पिग्मी रहते हैं, पिग्मीज हैं, ठीक है वो। तो इसमें बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए 122 जलवायु परिवर्तन प्रजातियों के लिए आवास उपयुक्तता को कैसे प्रभावित करता है। तो इसमें आपका देखिए जलवायु परिवर्तन प्रजातियों के लिए जो हैबिटाट अवेलेबिलिटी होती है उसको कैसे ये प्रभावित करता है। कि आपका तापमान और वर्षा के पैटर्न को बदलता है जिससे निवास स्थान की उपलब्धता भी क्या होती है, प्रभावित होती है। द ओरायन ट्राइब्स इज प्राइमरली फाउंड इन विच ऑफ इंडिया स्टेट, कह रहा है कि जो उरांव जनजाति है, ठीक है, उरांव या उरान,
तो ये जनजातियाँ किस भारतीय राज्य में पाई जाती हैं? तो इसमें आपका ये उरांव जो है झारखंड की जनजातियाँ हैं। नेक्स्ट आ जाइए 124, कौन सी शिकार तकनीक जो है आमतौर पर अफ्रीका के बुशमैन से जुड़ी हुई है? ठीक है, तो धनुष और बाण जो है ये बुशमैन की तकनीकी है, टेक्नोलॉजी है। वहाँ पे आप शिकार वो जो करते हैं वो इसी से के द्वारा जो है वहाँ पे करते हैं। ठीक है, आगे देखिए 125, आधुनिक दुनिया में कई घुमंतू जनजातियों के सामने कौन सी चुनौती है? पारंपरिक ज्ञान और प्रथाओं का नुकसान, ये भी है। आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच, शहरी समाजों में एकीकरण। ठीक है, तो ये आधुनिक समाज और सुविधाओं की पहुंच, यही सब चुनौतियां इनके सामने देखने को मिल रही हैं। शहरी समाजों में एकीकरण भी है कि भाई वहाँ भी जो है हम लोग घूमने जाएंगे। ठीक है, अभी आपने देखा था कि अंडमान निकोबार में जो जनजातियों के द्वारा 3 जो विदेशियों की हत्या भी कर दी गई थी। ठीक है, तो ये घुमंतू जनजातियों के सामने सारी चुनौतियां, इनमें से आपका एक से अधिक ये हो जाएगा करेक्ट। चलिए यहाँ पे आपका जो दिया गया आधुनिक दुनिया में कई घुमंतू जनजातियां, इनके सामने पारंपरिक कौन सा है? ठीक है, आगे देखिए 126 में जो दिया गया है कि ग्रोथ पोल सिद्धांत किस पे महत्व देता है? ग्रोथ पोल जो थ्योरी पिराक्स वाली है वो कह रहा है कि किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करती है। तो ग्रोथ पोल जो थ्योरी है ये स्थानिक रूप से केंद्रों के विकास की बात करती है, स्पेशली कंसंट्रेटेड डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स की बात करती है। तो इसीलिए ग्रोथ पोल यानी कि आपका वृद्धि ध्रुव सिद्धांत इसको बोला जाता है पिराक्स का। ठीक है, विकास ध्रुव विकास केंद्र जो सिद्धांत है वो बोर्डविले का है। हालांकि इससे संबंधित कई बार प्रश्न ये आए हैं कि इनमें किसने जो है करेक्शन करा है। तो करेक्शन का जब बात है तो आप बोर्डविले पे जाइएगा क्योंकि यूजीसी का प्रश्न है वो। चलिए आगे देखिए, तारिम बेसिन जो चाइना वाला है किस पर्वत श्रृंखला के बीच आपका स्थित है? ठीक है, तो चाइना की ज्योग्राफी आपने पढ़ी होगी तो वहाँ पे आप देखिए कर ले जाएंगे। तो 127 का जो करेक्ट हो जाएगा, ये कुनलुन और तिएनशान जो पर्वत श्रेणियाँ हैं उनके बीच का जो बेसिन है वो आपका तारिम बेसिन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे देखिए 128, इसमें दिया गया निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं को कोड उपयोग करके इनको पूर्व से पश्चिम में सही क्रम में, पूर्व से पश्चिम यानी कि ईस्ट टू इधर से आपका ऐसे व्यवस्थित करना है। देखिए धौलागिरी है, मकालू, अन्नपूर्णा है, गौरी शंकर है। ठीक है ना, 128। तो सबसे पूर्व में आपका यहाँ पे मकालू पड़ जाएगी, मकालू के बाद फिर आपका गौरी शंकर है और गौरी शंकर के बाद अन्नपूर्णा। ठीक है, अन्नपूर्णा के बाद आपका धौलागिरी है। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौन सी प्रसिद्ध नदी जापान की राजधानी टोक्यो से होकर बहती है? ठीक है, जनरली आपने पढ़ा होगा कि जापान में नदियाँ बहुत रेयर में देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो उसी में आपका ये टोक्यो जो शहर है जापान की राजधानी, वहाँ पे कौन सी नदी है? तो उस नदी का नाम क्या है? सुमिदा रिवर। ठीक है, सुमिदा रिवर है ये जो टोक्यो से होके बहती है। ये काफ़ी नया जो है आपका और टफ भी है आप लोगों के लिए भी, क्योंकि बहुत पहली बार आपको सुनने को मिल रहा होगा। जापान के भूदृश्य पर किस प्रकार की भू आकृतियाँ हावी हैं? वहाँ पे कौन कौन किस प्रकार का जो लैंडफॉर्म का डोमिनेंट है? ठीक है, मरुस्थल है, माउंटेनियस टेरेन है, ग्रासलैंड है, कौन सा है? तो इसमें आपका जो है पर्वतीय क्षेत्र वहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट आ जाइए 131 पे। कौन सा समुद्र जापान को कोरियाई प्रायद्वीप से अलग करता है? ठीक है, जापान को कोरियाई प्रायद्वीप से कौन सा समुद्र अलग करता है? तो इसमें कौन सा है? जापान सागर आपने देखा होगा ना, सुषमा जल संधि वहाँ पे है। आगे देखिए, आधुनिक भूगोल के जनक के रूप में किसे माना जाता है? और मौलिक कृति ज्योग्राफिया के लेखक भी वही हैं, तो वो कौन है? 132। अब देखिए इसको जो है कमीशन ने क्या किया, आपका डिलीट कर दिया है। तो फादर ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी और आथर ऑफ जो ज्योग्राफिया है वो आपके अलग अलग हैं। ज्योग्राफिका और ज्योग्राफिया, ज्योग्राफिया आपके स्ट्रैबो की है। ठीक है, और आधुनिक भूगोल का जो जनक है वो आपके हम्बोल्ट हैं। तो दोनों अलग अलग यहाँ पे हैं। अब देखिए ज्योग्राफिया और ज्योग्राफिका इसमें भी डिफरेंस होता है, तो वो आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग करेक्ट करिएगा। तो इसीलिए इसको डिलीट कर दिया गया था। ठीक है, क्योंकि हम्बोल्ट ने ये लिखा नहीं। तो आधुनिक भूगोल का जनक जो है हम्बोल्ट और रिटर दोनों को साथ में बोला जाता है, लेकिन अगर एक ऑप्शन में होते हैं कहीं को लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है। आगे देखिए 131 में कौन सी भौगोलिक अवधारणा भौतिक सांस्कृतिक रूप से दुनिया के सभी हिस्सों के परस्पर जुड़ाव पर जोर देती है? 133, ठीक है ना। तो इसमें जो आपका 133 में करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन जो होता है, तो ग्लोबलाइजेशन जो है वो संपूर्ण दुनिया को ग्लोबल विलेज के रूप में वो कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करता है, इसमें कॉन्सेप्ट को यूज किया गया है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 134, 134 नंबर कि कौन सा विद्वान जो मात्रात्मक क्रांति के दौरान स्थानिक विश्लेषण के तकनीकों के विकास से जुड़ा है? कार्ल सायर या कार्ल सावर, ये तो आपके कल्चरल ज्योग्राफी से हैं तो ये है नहीं, ठीक है। डेविड हार्वे हैं, विलियम बुंगी भी हैं, रिचर्ड पीट भी हैं, ठीक है, और आई बर्टन भी हैं। तो जो आपके मात्रात्मक क्रांति के दौरान स्पेशल टेक्निक्स था उसके तकनीकों के विकास से जुड़े हैं, तो इसमें आपका जो राइट आंसर 134 का हो जाएगा, डी हो जाएगा करेक्ट। 135 में आ जाइए, द्वैतवाद भूगोल को किस ओर ले जा सकता है? आप देखिए द्वैतवाद जो है पहले आप स्टार्ट करेंगे जो भूगोल विषय के रूप में, वहीं आपको वरेनियस का द्वैतवाद देखने को मिलेगा, ठीक है। उसको आप पढ़ेंगे तो डुअलिज्म इन ज्योग्राफी कैन लीड टू, तो द्वैतवाद किस ओर भूगोल के लिए जा रहा है? भौगोलिक घटना की अधिक समग्र समझ विकसित करने के संदर्भ की ओर, ठीक है। विषय के भीतर विशेषज्ञता में वृद्धि, ये भी सही है, क्योंकि द्वैतवाद क्या करता है कि जैसे ज्योग्राफी था उसने क्या किया, भौतिक भूगोल और प्रादेशिक भूगोल दो भागों में डिवाइड कर दिया। तो अब इससे क्या हो गया, भूगोल के अंदर जो विशेषज्ञता यानी कि और डीप नॉलेज आप समझेंगे, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल या प्रादेशिक भूगोल को आपने अलग करा, ठीक है। भूगोल के एक पहलू पर दूसरे की कीमत पर अत्यधिक जोर देना, तो ये नहीं है, डी ऑप्शन यहाँ पे 1 और 2 ये दोनों करेक्ट हो जाएंगे। द्वैतवाद में किसी एक को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं दिया जाता है, ठीक है, दोनों की जो विशेषताएं हैं उसको दिखाया जाता है। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा लिंग आधारित स्थान का उदाहरण है? एक शॉपिंग मॉल, ये देखिए जो है आपका जेंडर ज्योग्राफी का है, हालांकि बहुत अलग सा प्रश्न है ये, चलिए देखते हैं फिलहाल की। एक शॉपिंग मॉल जो है क्या ये लिंग आधारित स्थान है? फुटबॉल स्टेडियम, निर्माण स्थल, ठीक है। शॉपिंग मॉल भी अलग अलग वो रहता है ना कि गर्ल्स का, विमेंस का, मेंस का, तो वो भी आपका ठीक है। फुटबॉल स्टेडियम में भी दोनों टीमें होती हैं, तो लिंग आधारित स्थानों का उदाहरण ये हो सकते हैं। तो कह रहा है कि इसमें से कौन सा सही है? एक से अधिक हो जाएगा 136। चलिए नेक्स्ट आ जाइए 137। नेक्स्ट है यहाँ पर 137 में कि निम्न में से कौन सा पारिस्थितिक संगठन का स्तर नहीं है? विच आर द फॉलोइंग इज नॉट लेवल ऑफ इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, तो कौन सा इसमें इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का लेवल नहीं है? ऑर्गेनिज्म है, पॉपुलेशन है, मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कौन सा है? जो मॉलिक्यूल है ये आपका इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के लेवल के अंतर्गत इंक्लूड नहीं होता है, ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर बायो एनर्जी साइकिल, कौन सा जैव ऊर्जा चक्र नहीं? अब देखिए ये सब फैक्ट वाले आ रहे हैं, तो इसमें जो करेक्ट हो जाएगा ऑक्सीजन जो साइकिल है ये बायो एनर्जी साइकिल नहीं है, ठीक है ना। आगे देखिए नेक्स्ट में व्हाट इज़ द प्राइमरी सोर्स ऑफ नाइट्रोजन फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। जीवित जीवों के लिए नाइट्रोजन का जो प्राइमरी सोर्स है वो क्या है? प्राइमरी सोर्स ऑफ नाइट्रोजन फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो ये इसमें आपका करेक्ट कौन सा हो जाएगा? नाइट्रोजन गैस इन एटमॉस्फेयर, यानी कि वायुमंडल में जो नाइट्रोजन गैस है वो आपका करेक्ट होगा। 140 देखिए यहाँ पे पर्यावरण निगरानी में रिमोट सेंसिंग का उपयोग करने का जो प्राइमरी लाभ है या जो आपका प्राइमरी एडवांटेजेस हैं वो क्या हैं, ठीक है। 140, तो इसमें देखिए यह उच्च स्थानिक रिजोल्यूशन के साथ वास्तविक समय डेटा को भी प्रदान करता है। इट प्रोवाइड रियल टाइम डेटा विद हाई स्पेशियल रिजोल्यूशन, ठीक है ना। नेक्स्ट आ जाइए 141 पे। अब यहाँ पे कह रहा है GIS क्या है, ठीक है, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है ये क्या है? तो यहाँ पे आपका दिया है ग्राफिकल इलस्ट्रेशन सिस्टम है या ग्लोबल इंफॉर्मेशन सिस्टम है, ठीक है, या ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम है। तो करेक्ट आपका बी वाला हो जाएगा। नेट माइग्रेशन क्या होता है,
ठीक है। शुद्ध प्रवास जिसको आप बोल सकते हैं, हिंदी में भी वही नेट माइग्रेशन लिख दिया है। शुद्ध प्रवास का मतलब कि किसी देश में जो आने वाले हैं, ठीक है, और जो जाने वाले हैं, इनको जो है टोटल से अगर आप निकाल देंगे, आपस में घटा के फिर ऐड करेंगे, तो जो एग्जैक्ट पॉपुलेशन माइग्रेट करेगी उसका जो है नेट डेटा आपको प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो इनके बीच का जो डिफरेंस है वही आपका जो है टोटल निकल आएगा कि नेट माइग्रेशन जो है क्या है। मतलब जैसे मान लीजिए 10 लोग बाहर की तरफ प्रवास किए, ठीक है, और 20 लोग जो है आंतरिक प्रवास किए, भारत में आए, और 10 लोग भारत से बाहर गए, तो जो नेट माइग्रेशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, क्योंकि 10 यहाँ से बाहर भी गए, ठीक है ना। आगे देखिए, महान भारतीय रेगिस्तान जिसे थार रेगिस्तान के नाम से भी जाना जाता है किस भौगोलिक क्षेत्र में स्थित है, 143। तो ये आपका अरावली पर्वत श्रेणियों की तरफ है, अरावली रेंज में। भारत में एल्यूमिनियम उत्पादन का जो प्राइमरी सोर्स है वो कौन सा खनिज है, 144। तो ये आपका बॉक्साइट है, बॉक्साइट चूँकि इसका क्या है, ओर है या अयस्क है, तो इसलिए आपका ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट आ जाइए 145 में। 145 कह रहा है पंजाब और हरियाणा राज्य में कौन सी कृषि पद्धति आम है, मतलब कि जनरली किस प्रकार का एग्रीकल्चर प्रैक्टिस जो है पंजाब और हरियाणा में करी जाती है, ठीक है ना। 145, तो इसमें करेक्ट क्या हो जाएगा, सिंचाई और तंत्र के व्यापक उपयोग के साथ वाणिज्यिक खेती यानी कि कमर्शियल फार्मिंग वहाँ पे करी जाती है। अब जान रहे हैं कि वहाँ का जो सबसे ज़्यादा हरित क्रांति का प्रभाव इन्हीं राज्यों में पड़ा, और साथ ही साथ वर्तमान में यदि देखेंगे तो ग्राउंड जो वाटर है वो यहाँ पे आपका सबसे नीचे जा चुका है, कई जगहों पे ग्राउंड वाटर ख़त्म हो चुका है, क्योंकि ये इरिगेशन पैटर्न की वजह से सबसे ज़्यादा सिंचाई वहाँ पे करी जाती है, ठीक है ना, पंजाब और हरियाणा राज्यों में। इसीलिए ज़्यादातर वहाँ पे आपका डेजर्टिफिकेशन देखा जा रहा है कई कई जगहों पे, ठीक है। 146 देखते हैं, कौन सी नदी बिहार और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बीच सीमा बनाती है। अब देखिए ये बीपीएससी का जो प्रश्न है, यानी कि उसका स्टेट वाला प्रश्न है कि बिहार के यूपी और बिहार में जो कौन सी रिवर जो है यहाँ पे आपकी सीमा बनाती है 146 में। तो कह रहा है बेटा है, पुनपुन है, महानंदा है, ठीक है, इनमें से कोई नहीं यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अब कमेंट करिए आप लोग कि कौन सा जो है इसकी सीमा को बनाता है। बिहार के किस ज़िले में जनघनत्व तो सबसे अधिक है, 147। तो सर्वाधिक जनघनत्व तो आपका पटना, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय, दरभंगा, तो इनमें से कोई नहीं, ठीक है। और ये आप लोग वहाँ पे करेक्ट करके देख लीजिएगा। चलिए फटाफट आंसर देख लेते हैं, 2 और बचा हुआ है। विच टाइप ऑफ मैप प्रोजेक्शन, अब देखिए प्रैक्टिकल वाला प्रश्न है कि मैप प्रोजेक्शन प्रिजर्व द शेप ऑफ कॉन्टिनेंट एक्यूरेटली बट डिस्टॉर्ट दियर साइज, किस प्रकार का मानचित्र प्रक्षेपण महाद्वीपों के आकार को सटीक रूप से संरक्षित करता है लेकिन उनके आकार को विकृत कर देता है, 148, ठीक है। तो वो प्रक्षेपण कौन सा, मर्केटर है। सामान्य वितरण में लगभग कितना प्रतिशत डेटा माध्य एक मानक विचलन के अंतर्गत आता है, 149। तो कितना परसेंट आता है, 68% जो डेटा वहाँ पे आता है, ठीक है ना। और नेक्स्ट, और ये आपका लास्ट भी होगा 150 का, सर्वेक्षण में जो जीपीएस है, ठीक है, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, ये कह रहा है कि जीपीएस का उपयोग प्राइमरी प्रॉफिट में क्या होता है, प्राइमरी एडवांटेजेस में क्या होता है। इट प्रोवाइड्स हाईली एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस एंगल, ये करेक्ट है। सर्वेक्षणकर्ताओं को सीमित पहुंच वाले दूरदराज क्षेत्रों में काम करने की भी अनुमति देता है, जहां पे आप नहीं पहुंच पाएंगे वहां पे भी जीपीएस आपका लोकेट कर लेगा, ठीक है। तो इसमें 1 से अधिक यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट। तो टोटल आई थिंक आपके हो गए यहाँ पे प्रश्न। अभी हम लोग बात कर लेते हैं अब कि मेरिट की जो है, मेरिट ऑलमोस्ट जो है कितनी जाएगी, ठीक है ना। चलिए कट ऑफ की हम लोग बात करें तो कट ऑफ जो आपका बीपीएससी टीआरई 3 का है, देखिए आप लोगों का जो प्रोविजनल आंसर की था, अभी कल से कई लोगों से बात भी हुई, तो उस हिसाब से अगर हम लोग बात करें कि चूँकि 50% वाला जो है आपका वहाँ पे लोकल था वो भी अलाउ कर दिया गया, जो आपका वहाँ पे हाई कोर्ट में रिट थी या केस चल रहे थे उसको भी कैंसिल कर दिया था, ठीक है, यानी कि जो स्टेट का स्पेशल आरक्षण था। तो अनरिजर्व की जो मेरिट है पॉसिबल है वो आपका 68 से 70 के बीच, ठीक है। ओबीसी जो वहाँ के हैं उनकी जो मेरिट है ये 65 से 69 समथिंग, ठीक है।
इतने के आसपास जाएगी। और SC की जो मेरिट है वो पॉसिबल है 60 से 62 के बीच। ST आपका जो है और कम हो जाएगा, इनका 55 से 60 के बीच, 55 से 58 समझ लीजिए, ठीक है, सॉरी 58, इसके बीच जो है पॉसिबिलिटी है कि जिनका जो है इसके आसपास हो। देखिए अब 2-3 प्रश्न आपके क्या हुए, 3 प्रश्न डिलीट भी हुए हैं। अब इन 3 प्रश्नों को अगर आप देख लेंगे तो मेरिट 1-2 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकती है, ठीक है, क्योंकि ये जो हमने पेपर सॉल्व किया इसे एक एवरेज ये है कि भाई लगभग जो है आपका कई प्रश्न लास्ट में जब आप आएंगे थॉट से जो दिया गया है ये प्रश्न काफ़ी टफ हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जो 5th ऑप्शन हो गया इसकी वजह से बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं, ठीक, वो सबकी होती, किसी एक की नहीं। तो जो कट ऑफ है पॉसिबल है कि BPSC TRE 3 का जो PGT का कट ऑफ है वो आपका ऑलमोस्ट इतना जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें फ़िलहाल इतने ही, और आपके कितने बंड हैं आप कमेंट करके बता सकते हैं, ये एक संभावनाएं हमने जताई है। इसके अलावा आप लोग कमेंट करिए आपके कितने सही हो रहे हैं, उस हिसाब से दोबारा अपडेट आपको करा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।